Hello everyone, Jai Shri Krishna, welcome back to the channel. I'm your mentor Dr. किंजल मकवाना। फिर से आप सभी का चाणक्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आई विश आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे, और जो बच्चे अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन में एंड टाइम में जो लगे हुए हैं उनके लिए ढेरों बधाइयाँ। चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोड किए थे कृषि जीव विज्ञान से संबंधित विषय के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। जिन विद्यार्थी जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम कृषि जिनका जीव विज्ञान विषय है वो देने जा रहे हैं, तो जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ उन्हें शेयर करें, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस वीडियो से कहीं ना कहीं बहुत ही अपने एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। ओके, और जो बच्चे अभी कंटिन्यू पढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक, या 12th में हैं या आगे 12th में आने वाले हैं, या जो बच्चे जेड की तैयारी कर रहे हैं और अपने कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो हम लोग बहुत ही बेसिक से हम लोगों ने एग्रीकल्चर बायोलॉजी के जो टॉपिक्स है क्लास 12th के RBSc के स्टार्ट किए हैं। तो अभी लास्ट 3 वीडियोज़ जो आए थे दैट इज़ अबाउट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन हम लोग जो हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था उसके बाद अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अब तो आप लोग आई थिंक सो भूल चुके होंगे कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। थोड़ा सा हम लोग जो है इसका रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर देखें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट किया था, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम लोगों ने देखे थे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, जिससे हम लोग इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ जो है डेवलप कर सकते हैं, ये हमने देखा था। इसमें हम लोग स्टेप्स को डिस्कस कर रहे हैं। क्या स्टेप डिस्कस कर रहे हैं? स्टेप्स को, किसके? प्लांट ब्रीडिंग को। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, हर एक स्टेप जो है प्लांट ब्रीडिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हम लोग स्टेप में स्टेप 1 जो है दैट इज क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। क्रिएशन ऑफ वेरिएशन जो है उसमें आपको पहला स्टेप जो है प्लांट ब्रीडिंग का कि वेरिएशन लाने हैं, फसल में क्या लाने हैं? वेरिएशन लाने हैं, पौधे में वेरिएशन लाने हैं, तभी तो हम लोग ये प्लांट ब्रीडिंग या हम कह सकते हैं इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ डेवलप करेंगे। तो वेरिएशंस आप कैसे लाएंगे? तो पहला हम लोगों ने पढ़ा था डोमेस्टिकेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? ग्राम्यन कहते हैं, जंगली पौधों को लाकर खेत में उगाना। ओके, फिर हम लोगों ने जर्म प्लाज्म पढ़ा था, जनन द्रव्य, है ना। जितने भी जंगली और हम कह सकते हैं कल्टिवेटेड या कृषि जो प्रारूप है उनके सभी के आनुवंशिक द्रव्य को कलेक्ट करना या उनका संग्रह करते हैं, उन्हीं के आनुवंशिक द्रव्य को ही हम लोग जनन द्रव्य कहते हैं, और उनके संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? जनन द्रव्य संग्रह कहते हैं। ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी। और हम लोगों ने पादप पुनर्स्थापन पढ़ा था, है ना। लास्ट टू लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बच्चे? प्लांट इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने उसके डिसएडवांटेज वगैरह पढ़े थे। ओके, अब हम लोग अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो आवर नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस क्लास इज रीजनरेशन। और छोटे छोटे टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो टॉपिक है 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला है दैट इज रीजनरेशन, या जिसको हम लोग हिंदी में पुनरुत्पादन कहते हैं, ठीक है। क्या है? आप कोई भी देखो, मैंने जब भी हमेशा कोई टॉपिक स्टार्ट किया है, हमेशा मैंने ये कहा है कि उस शब्द को आप या जो वर्ड है पहले उसे समझें, आप ऑटोमेटिकली अपने टॉपिक तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो क्या है? शब्द का मतलब क्या है? रीजनरेशन। चलो समझते हैं रीस्टार्ट से। व्हाट इज रीस्टार्ट? रीस्टार्ट जो कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए। अगर वो अपनी मंजिल की तरफ सफल नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं उसे फिर से हिम्मत करके उसे मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए? रीस्टार्ट करना चाहिए। मतलब उसने स्टार्ट किया था लेकिन रीस्टार्ट। तो बच्चे यहाँ पर हम आते हैं रीजनरेशन। व्हाट इज रीजनरेशन? रीजनरेशन का मतलब है कि जो हम लोगों ने जर्म प्लाज्म की बात करें, है ना, जर्म प्लाज्म, या जिसे हम लोग ने क्या कहा? जनन द्रव्य। और इसी जनन द्रव्य को हमने क्या कहा है? प्रविष्टि कहा है। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हम कह सकते हैं, प्लांट पार्ट्स कह सकते हैं, जिनका हम लोगों ने क्या किया है? संग्रह किया है ना। जर्म प्लाज्म
कंजर्वेशन या कलेक्शन हमने उसका किया, फिर कंजर्वेशन हमने किया। तो कंजर्वेशन कलेक्शन किया, देन उसको हम कंजर्व करके रख रहे हैं। तो काफ़ी टाइम तक हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी फॉर एग्जांपल प्लांट के पार्ट्स है, सीड्स हो गए या और भी जो वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स है, उनको हम लोग क्या करते हैं, कंजर्व करके रख रहे हैं। ठीक है, तो संग्रह करके आप कितने टाइम तक रखेंगे? अगर कोई बीज है वो कितने साल तक रह जाएगा? आज नहीं तो कल, या कह सकते हैं थोड़े 1 साल 2 साल 3 साल, कहीं ना कहीं कब तक तो वो जो है बीज का जिसका आपने संग्रह किया है उसको नष्ट होना ही है। तो जो हमने संग्रह किया है, जिसको हम प्रविष्टि कहते हैं या इंग्लिश में जिसको हमने एंट्रीज कहा है, उससे ही हम लोग उसको खेत में उगाकर उस बीज को वापिस से हम लोग क्या कर रहे हैं, खेत में उगा रहे हैं। और खेत में उगा के उसी से वापिस से हम लोग क्या ले रहे हैं, नए बीज प्राप्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नए बीज प्राप्त कर रहे हैं। और इसी को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। ये हमें करना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, जो भी हमने जनन द्रव्य क्या है वो समझा, फिर उस जनन द्रव्य के हमने क्या किया, हर जगह से कलेक्शन किया, ये भी हमने समझा। फिर उन जनन द्रव्य को हमने कंजर्व किया, है ना, कंजर्वेशन पढ़े हमने। तो कंजर्व हम कर रहे हैं, तो काफ़ी सालों तक उसको हम कंजर्व करके रखते हैं। लेकिन हर एक चीज़ का लाइफ स्पैन होता है, या हम कह सकते हैं लिमिट होती है। तो बीज का अगर आप संग्रह कर रहे हैं तो एक टाइम पे हो सकता है कि वो क्या होने लग जाए, उसकी जीवन अवधि जो है धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त होती है। तो हमें हमारा जो जनन द्रव्य हमने संग्रह किया उसको बचा कर रखना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो बीज है उसी को ही हम लोग खेत में वापस से उगाएंगे और उसी से ही हम लोग क्या करेंगे, नए बीज जो है प्राप्त करेंगे। एंड दिस इज नोन एज रीजनरेशन, पुनरुत्पादन जिसे कहा। बच्चे प्लांट इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने उसके डिसएडवांटेज वगैरह पढ़े थे। ओके, अब हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो आवर नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस क्लास इज रीजनरेशन। और छोटे छोटे टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो टॉपिक है 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला है दैट इज रीजनरेशन, या जिसको हम लोग हिंदी में पुनरुत्पादन कहते हैं। ठीक है, क्या है, आप कोई भी देखो, मैंने जब भी हमेशा कोई टॉपिक स्टार्ट किया है, हमेशा मैंने ये कहा है कि उस शब्द को आप या जो वर्ड है पहले उसे समझें, आप ऑटोमेटिकली अपने टॉपिक तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, शब्द का मतलब क्या है, रीजनरेशन। चलो समझते हैं रीस्टार्ट से। व्हाट इज रीस्टार्ट? रीस्टार्ट जो कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए। अगर वो अपनी मंजिल की तरफ सफल नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं उसे फिर से हिम्मत करके उसे मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए, रीस्टार्ट करना चाहिए। मतलब उसने स्टार्ट किया था लेकिन रीस्टार्ट। तो बच्चे यहाँ पर हम आते हैं रीजनरेशन। व्हाट इज रीजनरेशन? रीजनरेशन का मतलब है कि जो हम लोगों ने जर्म प्लाज्म की बात करें, है ना, जर्म प्लाज्म, या जिसे हम लोग ने क्या कहा, जनन द्रव्य। और इसी जनन द्रव्य को हमने क्या कहा है, प्रविष्टि कहा है। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हम कह सकते हैं, प्लांट पार्ट्स कह सकते हैं, जिनका हम लोगों ने क्या किया है, संग्रह किया है ना। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन या कलेक्शन हमने उसका किया, फिर कंजर्वेशन हमने किया। तो कंजर्वेशन कलेक्शन किया, देन उसको हम कंजर्व करके रख रहे हैं। तो काफ़ी टाइम तक हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी फॉर एग्जांपल प्लांट के पार्ट्स है, सीड्स हो गए या और भी जो वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स है, उनको हम लोग क्या करते हैं, कंजर्व करके रख रहे हैं। ठीक है, तो संग्रह करके आप कितने टाइम तक रखेंगे? अगर कोई बीज है वो कितने साल तक रह जाएगा? आज नहीं तो कल, या कह सकते हैं थोड़े 1 साल 2 साल 3 साल, कहीं ना कहीं कब तक तो वो जो है बीज का जिसका आपने संग्रह किया है उसको नष्ट होना ही है। तो जो हमने संग्रह किया है, जिसको हम प्रविष्टि कहते हैं या इंग्लिश में जिसको हमने एंट्रीज कहा है, उससे ही हम लोग उसको खेत में उगाकर उस बीज को वापिस से हम लोग क्या कर रहे हैं, खेत में उगा रहे हैं। और खेत में उगा के उसी से वापिस से हम लोग क्या ले रहे हैं, नए बीज प्राप्त कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, नए बीज प्राप्त कर रहे हैं, और इसी को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। ये हमें करना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, जो भी हमने जनन द्रव्य क्या है वो समझा, फिर उस जनन द्रव्य का हमने क्या किया, हर जगह से कलेक्शन किया, ये भी हमने समझा। फिर उन जनन द्रव्य को हमने कंजर्व किया, है ना, कंजर्वेशन पढ़े हमने। तो कंजर्व हम कर रहे हैं तो काफ़ी सालों तक उसको हम कंजर्व करके रखते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का लाइफ स्पैन होता है, या हम कह सकते हैं लिमिट होती है। तो बीज का अगर आप संग्रह कर रहे हैं तो एक टाइम पे हो सकता है कि वो क्या होने लग जाए, उसकी जीवन अवधि जो है धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त होती है। तो हमें हमारा जो जनन द्रव्य हमने संग्रह किया उसको बचा कर रखना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो बीज है उसी को ही हम लोग खेत में वापस से उगाएंगे, और उसी से ही हम लोग क्या करेंगे, नए बीज जो है प्राप्त करेंगे। एंड दिस इज नोन एज रीजनरेशन, पुनरुत्पादन जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में आप देखिए, प्रविष्ट या जिसे एंट्रीज हम कह सकते हैं, एंट्रीज जिसका मतलब क्या है, जर्म प्लाज्मा या जनन द्रव्य क्या है जिसका हमने कलेक्शन किया है, दैट इज सीड्स या वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स भी वो हो सकते हैं। ठीक है, और इन्हें तो जो प्रविष्ट है जनन द्रव्य जिसे हम कह सकते हैं, या हम उसे कह सकते हैं एंट्रीज, उससे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से खेत में उगा रहे हैं, और उगाकर उनसे ही बच्चे हम लोग क्या कर रहे हैं, नए बीज जो है उनसे प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज रीजनरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स के आपके इस पे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, देखिए इसकी डेफिनेशन हम लोग याद कर लेते हैं। किसी प्रविष्ट एंट्रीज, है ना, जैसे बीज हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स हो सकते हैं, या ये है दिस इज प्रबंध्यो, है ना, दिस इज प्रबंध्यो, ध्यान रखिएगा, किसी प्रविष्ट के या प्रबंध्यो या वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स, ठीक है, कि खेत में उगाने तथा इन पौधों से इस प्रविष्टि के नए बीज या प्रबंध्यों को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, पुनरुत्पादन कहलाता है, रीजनरेशन। हम क्या करें, सिंपल सा याद रखिए, जो हमने एंट्रीज है, जो जर्म प्लाज्म का कलेक्शन क्या है, उसी को ही हम खेत में उगा रहे हैं, और उसी से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, नए बीज प्राप्त कर रहे हैं, दैट इज नोन एज रीजनरेशन। ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, देखिए नेक्स्ट, इसमें क्यों कर रहे हैं हम लोग, जनन द्रव्य संग्रह की प्रविष्टियों को प्रत्येक कुछ वर्षों बाद पुनरुत्पादित करना अत्यंत आवश्यक है। वेरी, अगर हम कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर आप जनन द्रव्य जो संग्रह कर रहे हैं, जर्म प्लाज्म कलेक्शन कर रहे हैं, तो वो कलेक्शन जिस चीज का आपने संग्रह किया है बच्चे, तो वो कितने टाइम तक रह जाएगा, बीज कितने टाइम तक रह जाएगा, उसको हमें जो उसकी भी एक तो अवधि होगी, जीवन अवधि होगी, आज नहीं तो कल वो नष्ट होंगे, यही चीज मैंने आपको कही पहले भी। तो इसमें हमें रीजनरेशन स्टेप जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए अत्यंत आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि उसे हमें क्या करना है, रीजनरेशन वाला जो ये है पुनरुत्पादन जो है वो उसका करना है, किसका, प्रविष्टियों का। क्यों करना है, क्योंकि बीजों या प्रबंध्यों की जीवन अवधि सीमित होती है ना, जो भी बीज है या वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स हैं, उनके जो लाइफ स्पैन होता है वो क्या होता है, उनकी अवधि सीमित होती है, और सभी फसलों के बीजों की अंकुरण क्षमता भंडारण अवधि के साथ साथ क्या होती रहती है, घटती रहती है। जैसे जैसे आप बीज का संग्रह करते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता है, वैसे वैसे जो भंडारण जो होता है या उसका अंकुरण जो क्षमता होती है, आप उसको स्टोर करके रखते हैं, तो उसके जो जर्मिनेशन करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो भी क्या होती रहती है, बीजों की कम होती रहती है। इसलिए रीजनरेशन करना जो है वेरी इंपॉर्टेंट, अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, क्यों आवश्यक है, एक तो क्योंकि जो प्रविष्टि है उसकी जीवन अवधि जो है सीमित होती है, और उनकी अंकुरण क्षमता भंडारण अवधि के साथ साथ क्या होती रहती है, घटती रहती है। दिस इज द रीजन ऑफ रीजनरेशन कि हम क्यों कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही सिंपल वे में समझा कि रीजनरेशन क्या होता है ना, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और वाइवा में भी पूछा जा सकता है, तो आपको आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हेडिंग टू आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जेनेटिक इरोजन, आनुवंशिक अपरदन। क्या होता है इरोजन, शब्द का मतलब समझते, इरोजन, ये इरोजन शब्द आप किससे
मिलाकर आप याद कर सकते हैं। सॉइल इरोजन सुना है आपने, है ना? क्या होता है कि सॉइल जो है वो इरोज हो जाती है, हट जाती है, कटाव हो जाता है। इसका मतलब ही क्या है? किसी चीज का कटाव हो जाना, कमी हो जानी। तो कमी, कटाव किसकी? यहाँ पे देखो, जेनेटिक या आनुवंशिक। आनुवंशिक से क्या समझ सकते हैं हम लोग? जीन्स, या हम कह सकते हैं जो जेनेटिक वेरिएशन है उसकी कमी, उसका इरोजन हो रहा है ना? उसका क्या हो रहा है? अपर्दन हो रहा है। तो यही हम कह रहे हैं कि कंटिन्यूस जो है, इसमें आप देखें कि कृष्य प्रारूप, किसके? कृष्य प्रारूप की अगर हम बात करें और उनके जंगली संबंधियों, कृष्य मीन्स जो कल्टीवेटेड फॉर्म्स है, और जंगली संबंधियों मतलब कि जो कि वाइल्ड रिलेटिव्स है ना, उनमें उपस्थित विविधता, विविधता क्या? वेरिएशन। उनमें उपस्थित विविधता या वेरिएशन में धीरे धीरे कमी आना, क्या हो रहा है? कमी आना ही क्या कहला रहा है? आनुवांशिक अपर्दन कहला रहा है। यही चीज हमने पढ़ी कि क्या हो रहा है? जेनेटिकली इरोजन हो रहा है। मतलब जो जीन्स है कहीं ना कहीं हमारे, जो कह सकते हैं वाइल्ड वेराइटीज से, हम समझे इसको, जो वाइल्ड वेराइटीज है या वाइल्ड स्पीशीज है या वाइल्ड रिलेटिव्स है ना, या हम कह सकते हैं जो ओरिजिनल हमारे, जो जिनमें कैरेक्टर्स है जिन प्लांट्स के अंदर, उनके वेरिएशन में या ये कृषि प्रारूप में, कल्टीवेटेड फॉर्म्स में विविधता, जो विविधता प्रेजेंट है नेचर में, उनमें क्या आ रही है? कमी आ रही है। इसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक इरोजन कहते हैं। ठीक है। अब ये जेनेटिक इरोजन या जो ये विविधता में कमी आ रही है वो क्यों है? क्या कारण है ना? तो इसके जो कारण है आप देखिए, क्या कारण है इसके? देशी किस्मों के स्थान पर उन्नत किस्मों का व्यापक स्तर पर उगाया जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिक हम कह सकते हैं इरोजन हो रहा है, आनुवंशिकी अपर्दन हो रहा है। क्यों हो रहा है? वेरिएशंस जो है, सीधा सा आप लेके चले कि इन सब में जो वेरिएशन है, विविधता है, वो क्या हो रही है? कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस, अगर हम लोग कंटिन्यूस जो है आप देखें, उन्नत किस्म, कंटिन्यूस हम बात करें, उन्नत किस्म, इंप्रूव्ड वेराइटीज को क्या कर रहे हैं? उगा रहे हैं। जिससे हमारी जो देसी किस्म है, जिससे अगर हम बात करें जो देसी किस्म है वो कंटिन्यूस क्या हो रही है? देखें, देसी किस्मों के स्थान पर उन्नत किस्मों का व्यापक स्तर पर उगाया जाना। विविधता कम इसलिए हो रही है क्योंकि हम कंटिन्यूस इंप्रूव्ड वेराइटीज जो है उसको क्या कर रहे हैं? उगा रहे हैं। और देसी जो हमारी किस्म है उसमें कमी आ रही है, तो कहीं ना कहीं वेरिएशन जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर कि किसी नई खरपतवार प्रजाति के पुनर्स्थापन के कारण फसलों के जंगली संबंधियों का आंशिक या पूर्ण लोप होना। क्या, किसकी वजह से? क्या रीजन है? जेनेटिक इरोजन क्यों हो रहा है? विविधता क्यों कम हो रही है? क्योंकि खरपतवार प्रजाति का क्या हो रहा है? पुनर्स्थापन हो रहा है। वीड्स का क्या हो रहा है? प्लांट, हम कह सकते हैं इन खरपतवारों का, या हम कह सकते हैं पुनर्स्थापन जो है, इंट्रोडक्शन हो रहा है, इंट्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। इसकी वजह से जो जंगली संबंधी है हमारे, है ना, जंगली संबंधी या वाइल्ड रिलेटिव्स जो है उनके अंदर आंशिक या पूर्ण लोप जो है हो रहा है। इनकी वजह से विविधता कम हो रही है। खरपतवार आए और हमारे जो जंगली पौधे हैं उनको नष्ट कर दिया, तो हमारी तो विविधता कम हो गई, है ना। जो ओरिजिनल कैरेक्टर जिस वाइल्ड रिलेटिव में प्रेजेंट थे वही हमारे तो खत्म हो गए। ठीक है, तो ये एक कारण है। ओके, नेक्स्ट देखें। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण जंगली क्षेत्रों की खेती एवं चारागाह के लिए उपयोग में लाना। जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो लैंड एरिया है
वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, जंगली क्षेत्रों को खेती एवं चारागाह के लिए उपयोग में लाना। जो हम कह सकते हैं फॉरेस्ट एरिया है, या जहाँ पे हमारी जंगली जो संबंधिया है या वाइल्ड स्पीशीज जो ग्रो करती है, अब उसको वहाँ पर हम खेत के लिए उपयोग में ले रहे हैं या चारागाह भूमि के उपयोग में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विविधता में कमी आ रही है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे अब हर जगह फैक्ट्रीज बन रही है, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो जंगली या फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे हमारा नेचुरल हैबिटेट है प्लांट्स का, ओरिजिनल कैरेक्टर्स या जो प्लांट्स है जहाँ पर पाए जाते हैं, वो सारे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। इसलिए जेनेटिक क्या कह सकते हैं हम लोग, इरोजन हो रहा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखें, इसमें औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए जल विद्युत परियोजनाएं, औद्योगिक क्षेत्रों, रेल, सड़कों, भवनों आदि का जंगली क्षेत्रों में क्या होना, निर्माण होना। सेम थिंग कि कहीं ना कहीं जो जंगल है ना, फॉरेस्ट है, उसको हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। फॉरेस्ट खत्म कर रहे हैं, इट मीन्स कि जो प्लांट्स है हमारे, जो हमारे वाइल्ड स्पीशीज है ना, जो जंगल में प्रेजेंट है, वो भी हमारे खत्म हो रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रही है, विविधता या वेरिएशंस जो है, जेनेटिकली जो वेरिएशन प्रेजेंट है, वो सभी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो कारण है खेती की सुधरी पद्धतियों के कारण। सुधरी पद्धतियों, कुछ ना कुछ हम खेत के अंदर कुछ ना कुछ नए सिस्टम्स ला रहे हैं, है ना। सुधरी इम्प्रूव्ड सिस्टम लाकर उसे जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, खेत में कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, विविधता कम हो रही है। तो आपसे पूछा जाए कि जेनेटिक वेरिएशन, है ना, जेनेटिक वेरिएशन क्या होते हैं, तो आप कहेंगे कृषि प्रारूपों एवं उनके जंगली संबंधियों में उपस्थित विविधता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, विविधता में कमी किसको क्या कहेंगे हम लोग, आनुवंशिक अपर्दन। विविधता में कमी, आनुवंशिक अपर्दन। ओके, अगर आपसे पूछ ले कारण बताइए, तो ये सारे जो कारण हैं हम लोगों ने क्या करें, डिस्कस किए। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। पहला, उन्नत किस्म का हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यापक स्तर में उसको उगा रहे हैं, जिससे हमारी जंगली संबंधी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, सेकंड, हम लोग क्या कर रहे हैं, खरपतवार जो प्रजाति है उसका क्या हो रहा है, पुनर्स्थापन हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रही है वो, जिसकी वजह से हमारी जंगली संबंधियां नष्ट हो रही है या पूरी तरह से खत्म हो रही है। फिर फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि नए नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, फैक्ट्रीज बन रही है, और जनसंख्या बढ़ रहा है, तो फिर लैंड खेती करने के लिए जो है फूड प्रोडक्शन भी चाहिए, तो इसलिए जो है खेती, जो लैंड को है, जो फॉरेस्ट एरिया उसको कन्वर्ट कर रहे हैं लैंड कल्टिवेटेड एरिया में खेती करने के लिए, चारागाह के रूप में। ओके, और नेक्स्ट जो है खेती की सुधरी पद्धतियों के कारण। तो ये कारण है जिसकी वजह से आनुवंशिक अपर्दन जो है हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने रीजनरेशन देख लिया, बहुत छोटा टॉपिक। हम लोगों ने जेनेटिक इरोजन देख लिया, वो भी छोटा सा टॉपिक है, बट ये सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, और आपके वाइवाम की अगर हम बात करें तो उसमें ये जो है क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो कि है सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। हम लोगों ने अभी पिछले कुछ वीडियोस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कृषि जीव विज्ञान के। नहीं देखे हैं, ज़रूर जाके देखें, क्योंकि उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन लिया था और कहीं ना कहीं वहाँ पर भी मैंने इसे समझाया था। ठीक है, तो आप वो भी ज़रूर देखें। सेंटर ऑफ ओरिजिन ये, या जिसे उद्गम केंद्र आता है, तो मैंने कहा था कि उद्गम केंद्र जब भी आए तो इसमें वैज्ञानिक का जो नाम आएगा दैट इज वेविलो। उद्गम केंद्र वेविलो, उद्गम केंद्र वेविलो। अब कौन है वेविलो और क्या है सेंटर ऑफ ओरिजिन का मतलब? सेंटर ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति का केंद्र। वेविलो वैज्ञानिक जिन्होंने, हम कह सकते हैं वो वैज्ञानिक जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड थे, प्लांट ज्योग्राफी से रिलेटेड थे, उनका विषय था। उन्होंने पूरी दुनिया में जाके ये पता लगाया कि जो क्रॉप है उनकी उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई है।
तो उन्होंने कैसे पता लगाया होगा कि कौन से क्रॉप की या हम कह सकते हैं फसल की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो उन्होंने दो बातें ध्यान में रखी कि जिस फसल की जंगली प्रजाति जहां पर सबसे ज्यादा मिलेगी, क्या चीज? जंगली प्रजातियां, ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और दूसरी उन्होंने कहा कि जहां पर जेनेटिक वेरिएशन उस प्लांट्स के जहां पे सबसे ज़्यादा मिलेंगे, उसी को ही हम लोग उसकी उत्पत्ति का केंद्र, ओरिजिन ऑफ सेंटर उसका या प्लांट का या फसल का हम लोग मानेंगे। तो वेविलोव जो वैज्ञानिक थे और उनके सहयोगी ने पूरी दुनिया में भ्रमण किया और बहुत ही डिटेल स्टडी करी, और ये आधार लेकर इन्होंने कुछ फसलों के, काफ़ी सारी फसल है, उनके क्या दिए? उत्पत्ति केंद्र दिए, सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए। क्लियर? ओके, चलो अब यही चीज यहां पे आपके लिखी है, इसे समझते हैं। एक ऋषि आनुवंशिकविद, जेनेटिशियन वेविलोव, ठीक है, यहाँ पे आपको ये नाम जो है हम याद रखना ही रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखें। वेविलोव का जब भी नाम आता है बच्चे, आपको हमेशा याद रखना है सेंटर ऑफ ओरिजिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेविलोव की बात करें, वेविलोव ने पूरे संसार की फसलों एवं उनके जंगली संबंधियों, पूरे संसार की, वर्ल्ड है ना, पूरी दुनिया का भ्रमण किया था उन्होंने, और उनके जंगली संबंधियों के बहुत से विभिन्न प्रारूप का क्या किया उन्होंने? संग्रह किया, कलेक्शन किया, ठीक है, और करके व्यापक अध्ययन किया। इन अध्ययनों के आधार पर उसने सुझाव दिए कि फसलों का जंगली प्रजातियों से उद्गम संसार के कुछ विशेष क्षेत्रों में हुआ है। कुछ विशिष्ट क्षेत्र है, विशिष्ट पर्टिकुलर क्षेत्र है, जहां पर जो है हम कह सकते हैं फसलों के जंगली प्रजातियां उपस्थित है, और वही जो विशेष क्षेत्र है उन्हीं को ही तो हमने क्या कहा है? उद्गम केंद्र कहा है। उन्हीं को ही हमने कहा, क्या कहा है? उद्गम केंद्र कहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, फसलों का जंगली प्रजातियों से उद्गम संसार के कुछ विशेष क्षेत्रों में हुआ है, और इन क्षेत्रों को उन्होंने उद्गम केंद्र कहा, सेंटर ऑफ ओरिजिन कहा, जहां पे जो हम कह सकते हैं वाइल्ड स्पीशीज हम कह सकते हैं, रिलेटिव्स हम कह सकते हैं, जिस फसल की जहाँ पे सबसे ज़्यादा वो प्रेजेंट थी, उसी को ही उन्होंने क्या माना? सेंटर ऑफ ओरिजिन। यही तो मैंने कहा अभी यहाँ पे। और सेकंड, जेनेटिक वेरिएशन जहाँ पर सबसे ज़्यादा है उसको हम सेंटर ऑफ ओरिजिन मानेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखें, टाइप्स ऑफ सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है? उद्गम, उत्पत्ति के केंद्र क्या है, वो हमने देख लिया, वो समझ लिया हमने, जहाँ पे जंगली संबंधियों, ठीक है, जहाँ पे जंगली संबंधियों में क्या है, वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो पाई जाएगी उसको हम लोग उद्गम केंद्र मानेंगे, और जहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन होगा, ये हमने समझा। अब हम सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें तो वो दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स है। पहला है प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, प्राथमिक उद्गम केंद्र। प्राथमिक उद्गम केंद्र की अगर हम बात करें तो ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में किसी फसल की उत्पत्ति जंगली प्रजातियों से होने का विश्वास किया जाता है, उस क्षेत्र को उस फसल का प्राथमिक उद्गम केंद्र कहा जाता है। जो प्लांट, सिंपल वे में समझे, जो प्लांट आप देखिए, ये प्लांट्स है और हम कह सकते हैं या कोई फसल है, इस फसल के जहां पे वाइल्ड रिलेटिव सबसे ज्यादा होगी उसी को ही कहा गया है प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन।
ठीक है। प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन वाइल्ड रिलेटिव, प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन इक्वल्स टू वाइल्ड रिलेटिव। फसल की जहां पे जंगली प्रजातियां सबसे ज्यादा होगी उसी को ही माना गया है प्राथमिक उद्गम केंद्र। देखिए, जिस क्षेत्र में किसी फसल की उत्पत्ति जंगली प्रजातियों से होने का विश्वास किया जाता है उस क्षेत्र को उस फसल का प्राथमिक उद्गम केंद्र कहा जाता है। फसल है, उसकी जंगली संबंधी यहाँ पर समझ लो ज़्यादा है, तो उसको हम उस एरिया को क्या मानेंगे कि ये फसल का यहाँ पर ये क्या है, उत्पत्ति केंद्र है। ओके, चलो नेक्स्ट समझते हैं। सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन, द्वितीयक उद्गम केंद्र। जिन क्षेत्रों में किसी फसल के कृषि प्रारूपों या कल्टीवेटेड फॉर्म्स में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है उससे फसल का द्वितीयक उद्गम केंद्र कहा जाता है। जहाँ पे जंगली प्रजातियां हैं वहाँ तो प्राइमरी सेंटर हो गया, और जहाँ पे जंगली प्रजातियां नहीं है लेकिन उसकी कल्टीवेटेड फॉर्म्स प्रेजेंट है, उसकी कृषि प्रारूप जो है वो उपस्थित है किसके, फसल की, तो उस क्षेत्र को क्या मान लिया हमने, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन। तो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन इक्वल्स टू कल्टीवेटेड फॉर्म, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन इक्वल्स टू कल्टीवेटेड फॉर्म, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन इक्वल्स टू कल्टीवेटेड फॉर्म। क्लियर। और प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन इक्वल्स टू हम कह सकते हैं वाइल्ड रिलेटिव, या हम जंगली प्रजातियां जहां पर सबसे ज्यादा है उसको हमने प्राइमरी सेंटर माना है। बहुत ही सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर। तो सेंटर ऑफ ऑरिजिन जो है उसके दो प्रकार बता रखे हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, तो ये हमने समझा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है क्या है, जंगली प्रजातियां ज्यादा है, और ये उत्पत्ति केंद्र, द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र हमने किसको कहा, जहां पे वो क्षेत्र जहां पे जो कल्टीवेटेड फॉर्म्स है किसी फसल का वो ज्यादा है, तो उसको हमने द्वितीयक सेंटर ऑफ ऑरिजिन कह दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण फसलों के प्राथमिक उद्गम केंद्र। आपकी टेक्स्ट बुक में देखिए, एक चीज बताना चाहूंगी कि वेविलोव जो वैज्ञानिक है उन्होंने पूरे वर्ल्ड को जो है या दुनिया का भ्रमण किया, और उन्होंने क्या दिए, ऑरिजिन ऑफ सेंटर, उत्पत्ति के केंद्र दिए, किसके, फसल के। ठीक है, अब इन्होंने उत्पत्ति के जो केंद्र दिए बच्चे वो कितने दिए, 8 दिए। मेन इंपॉर्टेंट जो सेंटर हमने पढ़े दैट इज 8। फिर किसी बुक में आपके इसमें बता रखा 11 हो गए, फिर 11 हो गए, और फिर बता रखा है कि 12 है ना। तो आपके टेक्स्ट बुक में कौन कौन से, जैसे कि इसमें जो है ना आते हैं आपके इसके अगर हम बात करें तो इसमें जो आपके आते हैं दैट इज चाइनीज सेंटर, हिंदुस्तान सेंटर, एशियन माइनर सेंटर, एशियन, इसमें जो है आपके सेंटर है, एबिशियन है, साउथ है, तो ये काफ़ी सारे सेंटर्स है। तो ये आपके जो है टेक्स्ट बुक में अभी नहीं बता रखे हैं, जो टेक्स्ट बुक में बता रखा है अभी हम लोग उसे ही डिस्कस कर रहे हैं। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तब हम लोग इसे और डिटेल में समझेंगे, हर एक सेंटर को समझना है। लेकिन अभी आपके इस टेक्स्ट बुक में पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं है। आपको इतना ध्यान जरूर रखना है कि 8 सेंटर है, फिर बाद में 11 होए, देन 12 होए, है ना। तो ये इतना थोड़ा सा ध्यान रखें, बट हम इसे बाद में और डिस्कस करेंगे जब हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट दिस। जो आपके टेक्स्ट बुक में देखा है अभी फिलहाल हम वही देखते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, महत्वपूर्ण फसलों के कुछ प्राथमिक उद्गम केंद्र दे रखे हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, फसल दे दी जाती है इसमें आपको ऑप्शन में, और बताया जाता है कि इसका उत्पत्ति केंद्र बताइए कौन सा है। तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। प्राथमिक उत्पत्ति उद्गम केंद्र अगर हम बात करें तो सोयाबीन पूछा जाए, सोयाबीन, मूली, बैंगन, सोयाबीन, मूली, बैंगन, इनका
उत्पत्ति केंद्र क्या है, प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र क्या है, तो जो कि है चीन, चाइना। सोयाबीन आते ही क्या है, चाइना। मूली आते ही दैट इज चाइना। और अगर हम बात करें किसकी, बैंगन की, तो वो भी चाइना। इसका मतलब ये है कि चाइना, मैंने क्यों कहा उसका प्राथमिक उद्गम केंद्र है, कि वहाँ पे जो सोयाबीन है उसकी जंगली प्रजातियां बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो सोयाबीन का जो उत्पत्ति केंद्र जो वेविलोम ने माना, वो क्या माना, चीन या चाइना माना। इसी तरह से काफ़ी सारे फसलों कह सकते हैं पादपों या फसलों के बारे में उत्पत्ति केंद्र बता रखे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का तो आपको एनी हाउ याद रखना ही रखना है कि इंडिया में कौन कौन सी फसल है जिनका उत्पत्ति केंद्र माना है। धान, अरहर, चना, लोबिया, मूंग, गन्ना, काली मिर्च, आम, हल्दी, केला, है ना। अगर आप कोई ट्रिक बना के इसे याद करना चाहे तो आप इसे ज़रूर याद रखें। जैसे हम इंडिया में यहाँ पे ज़्यादातर जो है फ्रूट्स में आम सबको ज़्यादा पसंद है। जो बनाना की अगर हम बात करें तो रेगुलर खाने में आता है, यहाँ पे खूब खाते हैं, है ना। तो इस तरह से आप जैसे भी याद रखना चाहे, धान हो गया, धान है, काली मिर्च है, अरहर है, मूंग है, गन्ना है, ये सभी जो है फसल का जो उत्पत्ति केंद्र किसे माना है, भारत या इंडिया। नेक्स्ट, मध्य एशिया या अफगानिस्तान, तो इसमें है गेहूं। गेहूं में भी कौन सा, ट्रिटिकम एस्टिवम, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाए ट्रिटिकम एस्टिवम का प्राथमिक उद्गम केंद्र क्या है, तो आपका आंसर होगा मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान। अलसी, तिल, गाजर, प्याज, लहसुन, बादाम, अंगूर, सेब, ठीक है। एशिया माइनर या पर्सिया, यहाँ पे कौन कौन सी फसलों का जो है उत्पत्ति केंद्र है या कौन कौन सी फसल है, राई, लहसुन, पत्ता गोभी, जई, अंजीर, अनार, अंगूर एवं बादाम। भूमध्य सागरीय या एबिसिनिया, मेडिटेरियन सी, है ना। तो इसमें कौन है, जो, मटर, पत्ता गोभी, प्याज। अब आप कहेंगे कि मैम पत्ता गोभी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो प्राइमरी सेंटर एंड सेकेंडरी सेंटर यही है। प्राइमरी जहां पे जो है जंगली प्रजातियां ज्यादा है उसको प्राइमरी कह दिया, सेकेंडरी सेंटर जहां पे उसके कृषि प्रारूप ज्यादा है, ठीक है। ओके, मध्य अमेरिका और या मेक्सिको, इसमें मक्का, राजमा, सेम, शकरकंद, तरबूज, खरबूज, मिर्च, पपीता, अमरूद। कुछ इंपॉर्टेंट जिन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे जैसे कि मैंने बता रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो सभी याद नहीं करना है, इतना याद भी नहीं रहेगा, एंड टाइम में बहुत वो हो जाएगा। तो जो क्वेश्चंस पिछले पेपर में पूछे गए हैं, इन पे जो क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं उनको आप मेजरली ज़्यादातर ध्यान रखें। क्लियर, ओके। दक्षिण अमेरिका, आलू, मक्का, मूंगफली, अनानास, टमाटर, तंबाकू, रबर। तो ये जो थे कुछ महत्वपूर्ण फसलों के प्राथमिक उद्गम केंद्र। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा टॉपिक जो कि है हाइब्रिडाइजेशन। हम लोगों ने रीजनरेशन डिस्कस किया, हम लोगों ने जेनेटिक इरोजन डिस्कस किया, एंड हमने सेंटर ऑफ ओरिजिन डिस्कस किया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। क्या होता है संकरण? दो विभिन्न जीन प्रारूप वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराना। क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब क्या है? एक पेरेंट को तो हमने माना मेल और एक पेरेंट को हमने माना फीमेल। इसके जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पर जाएंगे और इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन, है ना इसको। और यहाँ पे जाके ये जो है क्या होगा, यहाँ पे इसके हम कह सकते हैं, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आते हैं, पोलन ट्यूब बनती है, देन इस तरह से निषेचन होता है। ये सारा हमने एंजियोस्पर्म में उसमें पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन क्रॉस का मतलब क्या है कि हम लोग जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन है उसको हम लोग शेड कर रहे हैं। जो एक को तो हमने मेल माना, एक को फीमेल माना,
और इसके जो पोलन ग्रेन है इस पे शेड कर देंगे, और इनके फर्टिलाइजेशन से जो हमें प्रोजेनी मिलेगी उसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं, या जिसे हम लोग संकर कहते हैं। दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो दो पौधे होते हैं वो दोनों विभिन्न कह सकते हैं जीन प्रारूप के होते हैं, और इनके बीच से क्रॉस या इनके बीच में क्रॉस होता है, क्रॉसिंग होती है, और उससे प्राप्त जो संतति है उसको हम लोग हाइब्रिड या संकर कहते हैं। दो भिन्न जीन प्रारूप वाले पौधों में से एक विभेद के पराग कणों से दूसरे विभेदों के पुष्पों का परागण करने तथा इन परागणों से संतति प्राप्त करने को संकरण कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संकरण जो है सस्य सुधार की सबसे अच्छी आधुनिक तथा वैज्ञानिक विधि है। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी कह सकते हैं आधुनिक या साइंटिफिक मेथड है, मॉडर्न मेथड है ना, और हम कह सकते हैं बहुत ही बेनिफिशियल जो है ये मेथड है हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट, संकरण की क्रिया का ज्ञान प्राचीन काल से ही था। ऐसा नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अभी ही स्टार्ट हुआ है, पहले इसका किसी को ज्ञान नहीं था। नहीं, ये प्राचीन काल से जो है हम कह सकते हैं इसका ज्ञान था, लेकिन इसे इतना यूज में नहीं लिया जा रहा था। इसके बारे में ज्यादा उपयोग करना कब आया, जब, परंतु या हम कह सकते हैं फसलों में सुधार करने का उद्देश्य से इसका प्रयोग कब हुआ, जब 1900 ईस्वी में मेंडल के आनुवंशिकता के नियम या जिसे हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं वो आए। कार्ल कॉरेंट, शेरमार्क या हम हुगो डी व्रिस्क, जिन्होंने, तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के लॉ को जो है हम कह सकते हैं फिर से पुनः जो है इन नियमों को अन्वेषण या इनको हम कह सकते हैं फिर से खोजा, या इनके बारे में जो है हम कह सकते हैं स्टडी करी, और फिर जो है ये हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका तब से जो है बहुत अधिक प्रयोग होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हाइब्रिडाइजेशन जो है, जो कि हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन के हमने आज सिर्फ ये डिस्कस किया कि क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझी, कौन सा मेथड है, पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन कैसा मेथड है, एक कह सकते हैं आधुनिक और वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, और ये प्राचीन काल से इसका ज्ञान था लेकिन प्रयोग नहीं किया जा रहा था। इसको हम लोग जो है वापिस से जो है क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तीन वैज्ञानिकों ने जब इनकी वापिस से खोज करी तब से ये वापिस प्रयोग में आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस किए और हाइब्रिडाइजेशन के हमने डेफिनेशन डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग इसके टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और काफ़ी कुछ इसमें सीखने वाले हैं। तो आप अभी तक जो वीडियोस नहीं देखे हैं वो वीडियोस पहले जाएं, वहाँ पर देखें उन्हें, और फिर ये वीडियोस को कंटिन्यूस करें। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।
जाता है।